ये रिवीजन चैप्टर 6 का नेक्स्ट पार्ट है। यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि हमें एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ पता करना है किसी सर्कुलर कॉइल के लिए। यहाँ पे एक सर्कुलर कॉइल दिया हुआ है जिसका रेडियस दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये कैपिटल आर है और ये रोटेट कर रहा है फ्रॉम 0 डिग्री टू 60 डिग्री तक। तो जब ये रोटेट करेगा तो फ्लक्स जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ करेगा, फ्लक्स में चेंज आएगा जिसके कारण एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। हमें कैलकुलेट करना है कि 0.2 सेकेंड में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, और अगर इस कॉयल का, ये येलो कलर का जो सर्कुलर कॉयल है, उसका रेजिस्टेंस अगर 5 ओम है तो हमें पता करना है कि ये कितना इंड्यूस्ड करंट बना रहा है, और ये भी पता करेंगे कि उस करंट का डायरेक्शन किधर होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं फैराडेज लॉ से कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है, जो मैग्नीट्यूड है वो दिया हुआ रहता है, चेंज इन फ्लक्स कितना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है। तो किसी टाइम इंटरवल डेल्टा टी में कितना फ्लक्स चेंज किया वो अगर पता कर लें तो वो रेट अगर हमें पता चल जाए, वही इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू देगा, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू देगा। तो यहाँ पे डेल्टा फाई जो है ये फ्लक्स में चेंज को बताता है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो ज़रा देखते हैं इसका वैल्यू कितना निकल के आता है। हम लोग जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बी डॉट एट से, जहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड है और ए जो है एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है, और एरिया वेक्टर भी अगर हम लोग बाहर की तरफ कंसिडर करें, ये जो सर्कल है उसके एरिया के परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच का एंगल मैग्नेटिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल इनिशियली कितना होगा, वो होगा 0 डिग्री के बराबर। तो अगर हम लोग इनिशियल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो इनिशियल फ्लक्स कितना निकल के आएगा, बी डॉट ए कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ पे जब बी की बात होती है तो यहाँ पे बी और ए आ रहा है, ए जहाँ पे एरिया है, अगर ये सर्कल है तो सर्कल का एरिया कितना निकलेगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर। तो उसका वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग रख दें तो इनिशियल फ्लक्स हमारा निकल के आएगा बी पाई कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर। अब ये रोटेट कर रहा है, जैसे जैसे रोटेट करेगा वैसे वैसे एंगल बिटवीन बी और ए भी चेंज होगा। अगर ये 60 डिग्री रोटेट किया तो दोनों के बीच एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर हम लोग फाइनल फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहें तो फाइनल फ्लक्स कितना निकलेगा हमारा, यहाँ पे हम लोग बगल में लिखते हैं फाइनल फ्लक्स। तो थीटा हमारा हो जाता है जब 60 डिग्री, तो फाइनल फ्लक्स हमारा निकल रहा है बी ए कॉस 60 डिग्री के बराबर। इसका सारा वैल्यू अगर हम लोग बैठा दें तो ये निकल के आता है बी पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं इतना के बराबर। तो फाइनल फ्लक्स और इनिशियल फ्लक्स अगर हमें पता चल गया तो हम लोग यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, जो कि निकल के आएगा फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे अगर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वो निकल के आएगा बी पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब इतना 0 से 60 डिग्री करने में उसको कितना समय लगा, जो टाइम लगा उससे वो है 0.2 सेकेंड का समय लगा। तो अगर 0.2 सेकेंड का समय लग रहा है तो हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्लक्स का वैल्यू बी पाई आर स्क्वायर बाई 2 और टाइम 1/t। तो टाइम हमारा निकल के आ रहा है 0.2 सेकेंड, इसको 0.2 रख देते हैं।
कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 5/2 पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो ये जो चीज़ निकला ये है हमारा इंड्यूस्ड एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये जनरेट हो रहा है इस फ्लक्स में चेंज के कारण। अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि अगर रेजिस्टेंस 5 ओम है तो करंट इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि इंड्यूस्ड करंट, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ आई एवरेज इंड्यूस्ड करंट इक्वल टू, तो ये हो जाएगा इंड्यूस्ड एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर 5 ओम है तो करंट आई एवरेज यहाँ पे निकलेगा बी, मिस कर गए थे यहाँ पे, बी पाई आर स्क्वायर बाई 2, 5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ एवरेज करंट का वैल्यू आ गया, ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इस तरह से टैकल करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 4×10⁻² टेस्ला दिया हुआ है और इसका रोटेशन भी दिया हुआ है कि ओमेगा इज इक्वल टू 300 रिवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम पे घूम रहा है। और ये जो अंदर में स्क्वायर है इसका ईच साइड हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दैट मीन्स कि इसका एरिया भी हमें पता है। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और इसका रेजिस्टेंस, इस कॉइल का रेजिस्टेंस जो है वो हमें दिया हुआ है कि ये 4 ओम के बराबर है। तो हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा आफ्टर हाफ टर्न एंड आफ्टर फुल टर्न। मतलब हमें पहले पता करना है कि हाफ टर्न में कितना इंड्यूस्ड हुआ ईएमएफ और फिर पता करना है कि भाई फुल टर्न में कितना इंड्यूस्ड होगा ईएमएफ। और हमें ये भी पता करना है कि इस हाफ टर्न में ऑल्सो फाइंड द चेंज चार्ज फ्लोन इन द कॉइल इन हाफ टर्न। तो हमें चार्ज कितना पास किया कॉइल से इन हाफ टर्न भी पता करना रहेगा यहाँ पे। तो ये 3 चीज़ यहाँ पे पता करना है। ये धीरे 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 यहाँ पे इस डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब ये रोटेट कर रहा है, इस तरह से ये रोटेट कर रहा है। तो हमें इस रोटेशन का ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड हो रहा है वो पता करना है और फुल टर्न में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो भी पता करना है और कितना हाफ टर्न में चार्ज फ्लो किया है वो भी पता करना रहेगा। जैसे जैसे ये टर्न करेगा वैसे वैसे इसका फ्लक्स डिक्रीज करता जाएगा और फ्लक्स में चेंज आने के कारण जो है हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ दिखाई पड़ेगा किसी एक टाइम इंटरवल पे। तो यहाँ पे आरपीएम जो दिया हुआ है उससे हमें टाइम कितना समय लग रहा है उसको हाफ टर्न करने में वो पता कर सकते हैं हम लोग। और उस टाइम पे एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो रहा है वो पता करेंगे। फिर फुल टर्न में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो पता करेंगे और फिर चार्ज कैसे निकालते हैं वो पता करेंगे। यहाँ पे भी हमें एवरेज की ही बात हो रही है क्योंकि हाफ टर्न इनिशियल पोजीशन से जब आधा घूम जाएगा तब तक की बात हो रही है। तो ये एवरेज ईएमएफ की ही बात हो रही है। तो हम लोग जानते हैं कि ईएमएफ इक्वल टू होता है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, चेंज इन फ्लक्स बाय टेकन टाइम, कितना टाइम इंटरवल में कितना फ्लक्स में चेंज आ रहा है। तो इसी चीज़ को लिखा जा सकता है फाइनल माइनस इनिशियल और जितना भी समय लग रहा है उसके बारे में एक एक करके सारा एंटिटी यहाँ पे पता करेंगे और ईएमएफ जो है हाफ टर्न के लिए निकालेंगे।
तो इनिशियल ईएमएफ की जहाँ तक बात करें तो बी डॉट ए से ही हम लोग को निकलता है ये इनिशियल ईएमएफ। तो यहाँ पे एरिया जो है वो इनिशियल में बाहर की तरफ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है इस एरिया के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ तुम्हारी तरफ मान लो कि ये एरिया वेक्टर है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी तुम्हारी तरफ है। तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हुआ। तो अगर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हुआ तो ये कितना आ जाएगा, बी ए कॉस 0 डिग्री, यानी ये निकल के आ रहा है बी ए के बराबर। ठीक है, और फिर हमें पता करना रहेगा कि भाई हाफ टर्न में कितना एंगल रह गया है बी और ए के बीच में। तो हाफ टर्न हमारा फाइनल फ्लक्स का पोजीशन है, तो फाइनल फ्लक्स में कितना एंगल रह जाएगा, ये पूरा चक्कर जब लगाता तो 360 कवर करता, राइट। एक चक्कर लगाने में 360 कवर करता, तो हाफ टर्न में 180 डिग्री कवर करेगा। ये फेस उधर पीछे चला जाएगा, यानी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हाफ टर्न के बाद अंदर की तरफ चला जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड अब भी बाहर की तरफ है, यानी दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। यानी फाइनल फ्लक्स का जो कैलकुलेशन आएगा वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बी ए कॉस 180 डिग्री, यानी ये निकल के आएगा माइनस बी ए के बराबर। तो ये हमारा जो है वो फाइनल फ्लक्स होगा, यानी चेंज इन फ्लक्स हमें इन दोनों से मिल जाएगा। अब सवाल उठता है कि कितना समय लगा इसमें। ठीक है, तो समय का कैलकुलेशन के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे 11th क्लास से ही रिलेटेड है। 300 आरपीएम दिया हुआ है, यानी 300 रिवोल्यूशन इन 60 सेकंड, 1 मिनट में, यानी एक रिवोल्यूशन करने में उसको लग रहा है करीब 60/300 यानी 1/5 सेकंड। तो यहाँ पे कितना रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, हाफ टर्न में आधे रिवोल्यूशन की। पूरा टर्न में 360 जब घूमता है उसको एक रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो हाफ रिवोल्यूशन कितना होगा, हाफ टर्न में हाफ रिवोल्यूशन का कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हाफ टर्न की बात करें, हाफ रिवोल्यूशन में जो समय लग रहा है वो लग रहा है 1/5 इंटू 1/2 सेकेंड, यानी टोटल समय यहाँ पे 1/10 यानी 0.1 सेकेंड की बात यहाँ पे हो रही है। ना टाइम लग रहा है हाफ टर्न में 0.1 सेकेंड, फ्लक्स में चेंज आ रहा है इतना। तो हमें ईएमएफ इंड्यूस्ड अगर निकालना रहे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हम लोग आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, वैल्यू बैठाते चलेंगे। फाइनल है माइनस बी ए, इनिशियल है बी ए, और समय लगा है 0.1 सेकेंड। तो बी का वैल्यू जो है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, 4 × 10⁻² टेस्ला। एरिया का वैल्यू भी दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और समय भी यहाँ पे दिया हुआ है। सारे वैल्यू का निकाल लेंगे तो मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा। गौर करना है यहाँ पे कि एरिया जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। 10⁻⁴ कर देंगे तो वो मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हुए चलेंगे और फिर हमारा जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो E = -2 BA, माइनस तो साइन है, मॉड लेंगे तो उसका कुछ नहीं बचता, 2 BA बाई 0.1 यानी इंटू 10 कर देते हैं। तो सारा वैल्यू यहाँ पे बैठा देते हैं। B = 4 × 10⁻², एरिया = 25 × 10⁻⁴ और 10। तो सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग बैठा दिए, तो कितना आ रहा है देखते हैं। यह है 200, 100 कट गया, यहाँ पे 2 × 10⁻³ वोल्ट का ईएमएफ यहाँ पे एवरेज हमें मिल रहा है हाफ टर्न में। ये हमारा हाफ टर्न का ईएमएफ निकल के आ गया। तो हमें जो पहला कैलकुलेट करना था कि हाफ टर्न में कितना ईएमएफ होगा, वो हमारा निकल के आया कितना,
2 इंटू 10⁻³ वोल्ट। अब जब बात फुल टर्न की होगी तो एवरेज ईएमएफ का फॉर्मूला तो वही रहेगा, इनिशियल 5 भी सेम ही रहेगा। एक चक्कर पूरा लगाने के बाद बी और ए के बीच का एंगल फिर से 0 डिग्री ही बन के आ जाता है, या 360 डिग्री कह सकते हैं फुल टर्न में। तो फाइनल जो होगा वो भी हमारा बी ए कॉस 0 डिग्री या कॉस 360 डिग्री लिख सकते हैं, जो कि बी ए के बराबर ही आ रहा है। यानी चेंज इन फ्लक्स जो है यहाँ पे ये 0 के बराबर आ रहा है, फ्लक्स में किसी तरह का चेंज नहीं आया उस टाइम इंटरवल में, यानी कि यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी 0 के बराबर ही होगा फुल टर्न में। इसलिए हाफ टर्न इम्पॉर्टेंट है। हाफ टर्न में हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल रहा है, लेकिन फुल टर्न में यहाँ पे किसी तरह का इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का कि हमें फुल टर्न में इंड्यूस्ड ईएमएफ पता करना था, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो रहा है, और फाइनल जो है कि हाफ टर्न में कितना चार्ज फ्लो किया उसको भी अभी हम लोग पता करेंगे। ये जो फाइनल पार्ट है कि कितना चार्ज फ्लो किया, अगर कॉइल का रेजिस्टेंस 4 ओम है तो वो कितना होगा वो अभी हम लोग पता कर लेते हैं। हाफ टर्न में इंड्यूस्ड ईएमएफ है 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो हाफ टर्न में आई एवरेज कितना निकलेगा, एवरेज इंड्यूस्ड करंट, ये निकल के आएगा ई एवरेज बाय जो भी रेजिस्टेंस है वो। तो ई एवरेज इजगल टू होता है तुम्हारा फ्लक्स में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और इसको हम लोग 1/r भी लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा एवरेज करंट हो गया। और हम लोग जानते हैं कि एवरेज करंट जो है वो होता है चार्ज कितना फ्लो किया डिवाइडेड बाय टाइम उस टाइम में। तो ये भी एवरेज करंट है, ये भी एवरेज करंट है। अगर दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें तो यहाँ पे इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए, जो राइट हैंड साइड में है उन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे जो चार्ज है डेल्टा क्यू वो निकल के आता है जितना फ्लक्स में चेंज आया डिवाइड बाय आर रेजिस्टेंस के बराबर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो एवरेज फ्लक्स में चेंज कितना है वो भी देखना है, और डिवाइड बाय चार्ज। तो हम लोग देख चुके हैं कि जो फ्लक्स में चेंज आया था वो 2BA के बराबर आया था, और रेजिस्टेंस हमारा 4 ओम का है। तो सारा वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर दें तो 2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ था 4 इंटू 10⁻² टेस्ला, एरिया दिया हुआ था 25 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस हमारा 4 के बराबर दिया हुआ है। तो ये जो फाइनल वैल्यू आ रहा है वो हो जाएगा हमारा चार्ज फ्लोन। तो ये कितना आ रहा है देखो, चार्जर गया 5 इंटू 10⁻5 कूलम, यानी टोटल चार्ज जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है डेल्टा क्यू इजगल टू 5 इंटू 10⁻5 कूलम के बराबर। तो ये तीनों ही पार्ट हम लोग ने एड्रेस किया इस क्वेश्चन में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डायरेक्शन भी चेंज होता है इंड्यूस्ड करंट का इन ईच हाफ टर्न। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पता करने के लिए कह रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल एज गिवन इन बिलो फिगर एट एनी इंस्टेंस टी, किसी भी टाइम इंटरवल टी पे कितना ईएमएफ है और कितना इंड्यूस्ड करंट है इसके लिए। जहाँ पे ये एक सेमी सर्कुलर आर्क है, कह सकते हैं सेमी सर्कुलर कॉइल है, जिसका रेडियस कैपिटल आर है और इसका रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर ओम के बराबर है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। इसमें हम लोग डायरेक्शन भी देखेंगे कि हर हाफ टर्न में किस तरह से इसका डायरेक्शन
चेंज होता है और ये घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूम रहा है। यहाँ पे, यहाँ से इधर कोई नो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे किसी तरह का नो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से इनिशिएट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इस बॉर्डर से इनिशिएट हो रहा है। जैसे जैसे ये अंदर जाएगा, जैसे जैसे ये एंट्री करेगा, यहाँ से जैसे जैसे घूमते घूमते एंट्री करेगा, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड में एरिया जो है बढ़ेगा, यानी फ्लक्स धीरे 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 इंक्रीज करेगा और फ्लक्स में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा। और उसी फ्लक्स में चेंज आने के कारण इस कॉयल में, इस क्लोज लूप में एक इंड्यूस्ड करंट बनेगा ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। जैसे ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा, वो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करना स्टार्ट कर देगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे किसी टाइम इंस्टेंस में थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। थीटा डिग्री जब एंगल बनाएगा तो ये इतना सारा जो शेडेड एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा, यानी एरिया धीरे धीरे इंक्रीज करेगा और एरिया इंक्रीज करने के कारण फ्लक्स में चेंज आएगा, जिसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। और ये क्लोज लूप है इसलिए इसमें इंड्यूस्ड करंट भी बनेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट आफ्टर टाइम टी, किसी टाइम इंटरवल टी पे कॉयल जो है वो थीटा एंगल रोटेट किया। कहाँ पे? एट इट्स सेंटर। जब थीटा एंगल रोटेट करेगा तो जो ओमेगा है वो हम लोग जानते हैं थीटा बाई टी होता है, यानी इस मोमेंट में थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हम लोग कह सकते हैं। तो ये हम लोग जान रहे हैं। अब इस बीच में हमें पता करना है कि भाई फ्लक्स में कितना फ्लक्स बन रहा है, इसमें फ्लक्स कितना बन रहा है वो हमें पता करना है। तो फ्लक्स हम लोग जान रहे हैं कि फ्लक्स इक्वल टू होता है बी डॉट ए। तो यहाँ पे एरिया और जो बी है दोनों के बीच का एंगल सेम ही है। ये अगर अंदर की तरफ है तो एरिया वेक्टर हम लोग अंदर की तरफ ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्रॉस कर दे रहे हैं, जो अंदर की तरफ बन रहा है तुम लोग को दिख रहा होगा। तो दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं बी ए कॉस 0, यानी बी ए के बराबर ये फ्लक्स नज़र आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ए कितना है, ये एरिया जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया कितना निकलेगा। तो ज़रा देखते हैं उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। ये मैंने शेडेड पोर्शन से बनाया है जहाँ पे रेडियस ये आर है और ये एंगल जो है ये थीटा एंगल है। अगर ये रेडियस आर और ये थीटा है तो ये जो आर्क बन रहा है वो आर थीटा के बराबर होगा। तो अगर ये आर थीटा के बराबर हुआ तो हमारा एंगल एरिया कितना के बराबर हो जाएगा। और ये छोटे समय टी पे है तो लगभग एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा है तुम्हें। तो ये अगर एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा है तो इसका एरिया जो होगा वो हम लोग लिख सकते हैं हाफ बेस आर और हाइट मान लेते हैं आर थीटा। यानी ये एरिया जो निकल के आ रहा है वो तुम्हारा हाफ आर स्क्वायर थीटा के बराबर निकल के आया। तो ये एरिया सब्सक्राइब कर रहा है किसी टाइम टी पे जहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी है, यानी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी के बराबर है। तो ये एरिया के बराबर निकल गया हमें। अगर एरिया पता चल गया और बी हमें पता है तो फ्लक्स हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्लक्स इक्वल टू बी ए, यानी बी एरिया का वैल्यू हम लोग अगर बैठा दें तो आर स्क्वायर थीटा बाई 2 ये आ गया। इसको एक और स्टेप में थीटा का वैल्यू भी अगर हम लोग ओमेगा टी बैठा देते हैं यहाँ पे तो फ्लक्स हमारा निकल के आता है बी आर स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2। ये हमारा फ्लक्स निकल के आ रहा है किसी टाइम टी पे। अब हमें क्या करना है, अभी हमें उस इंस्टेंट पे निकालना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो रहा है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकालना है। अब हमें एवरेज ईएमएफ नहीं निकालना है, अब हमें इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकालना पड़ेगा।
तो हम लोग जानते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ होता है उसका भी मैग्नीट्यूड ही मिल रहा है, लेकिन उसको हम लोग सिंपल लिख सकते हैं d∅/dt के बराबर। फाई का जो भी वैल्यू वहाँ पे निकला है उसको यहाँ पे रख देंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं कि कितना निकल के आता है। b r² ω/2 ये हमारा फाई था, तो ये निकल के आ रहा है। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस, ओमेगा सब कांस्टेंट है, तो सारा चीज़ कांस्टेंट निकाल देंगे तो इंड्यूस्ड यहाँ पे हमारा निकल रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंस्टेंटेनियस वाला वो b r² ω/2 के बराबर निकल रहा है। यानी जैसे जैसे हम लोग उसका रोटेशन बढ़ाएंगे, ओमेगा बढ़ाएंगे, वैसे वैसे ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ेगा इंस्टेंटेनियस। लेकिन हाँ, किसी एक पर्टिकुलर ओमेगा के लिए ये कांस्टेंट ही निकल रहा है। अगर यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट की बात करें तो इंड्यूस्ड करंट हम लोग जानते हैं कि कितना निकल के आएगा इंस्टेंटेनियस वाला, d∅/dt, और जो भी इसका रेजिस्टेंस है 1/r के बराबर। तो यहाँ पे स्मॉल r इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये निकल के आ रहा है कितना, b∨r² ω/2 r के बराबर। तो ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ और ये हमारा इंड्यूस्ड करंट निकल रहा है किसी टाइम इंटरवल, टाइम इंस्टेंस t पे। और यहाँ पे गौर करने वाली बात है, ये दोनों ही क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर ओमेगा के लिए। अगर हाँ ओमेगा चेंज करेंगे तो ये दोनों चेंज होगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसका डायरेक्शन किस तरह से काम करता है, डिस्कस करते हैं डायरेक्शन को लेकर। अभी जो डायरेक्शन के बारे में देख रहे हैं, जैसे जैसे ये जो सेमी सर्कुलर कॉइल है, ये जैसे जैसे फील्ड में एंटर करेगा, एरिया इंक्रीज होने लगेगा। एरिया इंक्रीज होने के कारण फ्लक्स जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है। मानो कि ये हमारा पहला पोजीशन है, ये कुछ समय बाद दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो जैसे जैसे यहाँ पे अंदर जा रहा है वैसे वैसे एरिया इंक्रीज कर रहा है, तो फ्लक्स इंक्रीज करता जा रहा है। यहाँ पे अगर फ्लक्स फाई ए है तो ये बड़ा है फाई बी से, और फिर ये फाई सी और फाई डी कॉरेस्पॉन्डिंग ये बड़ा रहेगा। तो सी पोजीशन तक यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि एरिया इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो डी पोजीशन पे आता है वैसे ही एरिया घटने लगता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ये सेमी सर्कुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ेगा, बाहर निकलेगा, वैसे वैसे एरिया डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से फ्लक्स फिर डिक्रीज करना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, फिर वहाँ पे डिक्रीज करना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब इसका डायरेक्शन किधर होगा? जो इंड्यूस्ड करंट ईएमएफ तो इंड्यूस्ड हो रहा है, हम लोग ऊपर में देख रहे हैं, करंट भी यहाँ पे बन रहा है, देख रहे हैं कांस्टेंट है। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? क्वेश्चन अब यहाँ पे आता है कि डायरेक्शन किधर होगा। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग लेंस लॉ देखते हैं। लेंस लॉ में क्या कहता है कि जो भी कॉज है उसको अपोज करेगा। तो यहाँ पे जरा देखो, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, एरिया इंक्रीज कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो एरिया कवर कर रहा है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बने वो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। ठीक है, तो यहाँ पे जरा गौर करना, इस छोटे से एरिया में, पहले फिगर में, ए फिगर में, यहाँ पे जो अंदर में एरिया है वो उसमें अगर करंट बन रहा है तो करंट कुछ इस तरह से बनना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो। तो मैग्नेटिक फील्ड जब बाहर की तरफ होगा तो अगर हम लोग राइट हैंड में अपना थंब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखें, जो उंगलियां कर्ल होंगी, तो उसमें तुम्हारा देख सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज तुम्हारा करंट का डायरेक्शन आएगा। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। यहाँ पे हमारा आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, फिर जैसे जैसे वो इंक्रीज करेगा उस तरह से यहाँ पे जितना भी तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोज करना स्टार्ट कर देगा। तो अभी भी ये एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज ही रहने वाला। जो सी वाला फिगर है वहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज ही रहने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ तक सी तक जो है वो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था, लेकिन जैसे ही डी पे पहुँचते हैं हाफ टर्न कंप्लीट हो गया। यहाँ से जो है
स्टार्ट करते हुए यहाँ पे हाफ टर्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये हाफ टर्न है, ये हाफ टर्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हाफ टर्न के बाद जैसे ही वो बाहर निकलना चालू करेगा, वैसे ही एरिया घटना शुरू कर देगा, फ्लक्स डिक्रीज करना शुरू कर देगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो इस एरिया से होता हुआ पास हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। तो उस केस में डिक्रीज इन फ्लक्स के कारण इंड्यूस्ड होगा ईएमएफ। तो लेंस लॉ क्या कहता है, जो भी कारण हो, भले वो घटता हुआ मैग्नेटिक फील्ड हो या बढ़ता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, उसको अपोज करना चाहिए। तो जैसे ही ये होना लगेगा तो यहाँ पे जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा तो सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अंदर की तरफ बनेगा। तो यही कारण है कि जैसे ही तुम्हारा हाफ टर्न यहाँ पे कंप्लीट होता है तो करंट, जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन है, वो यहाँ पे चेंज होके क्लॉकवाइज चलने लगता है। यहाँ पे जो होगा ये होगा क्लॉकवाइज। टिल हाफ टर्न सब एंटी क्लॉकवाइज था, और जैसे ही हाफ टर्न कंप्लीट हो गया वैसे ही ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम्हारा घूमना, मतलब करंट जो है इंड्यूस्ड होना, चलना शुरू कर दिया। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे कि आफ्टर ईच हाफ टर्न जो भी इंड्यूस्ड करंट है वो रिवर्स हो जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि जब हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये चीज़, जो एसी जनरेट होता है उसमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हमें नज़र आएगा कि एमेचर जब घूमेगा तो ईच हाफ टर्न में करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और ये अल्टरनेटिंग डायरेक्शन में हमें करंट मिलेगा, जिसको हम लोग एसी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें पता करना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इस सर्कुलर कॉइल के लिए कितना होगा अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रोटेट करना स्टार्ट करें। किसी ओमेगा से रोटेट हो रहा है, और हमें पता करना है कि इसके कारण इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है और इसका इंड्यूस्ड करंट कितना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट आफ्टर टाइम टी कॉयल रोटेट्स बाय थीटा, थीटा एंगल से वो रोटेट कर रहा है किसी टाइम टी पे। तो थीटा इजगल टू कितना हो जाएगा, थीटा इजगल टू ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। अब फ्लक्स जो होता है वो होता है बी डॉट ए, यानी बी ए कॉस थीटा के बराबर। इसी चीज़ को अगर हम लोग लिखना चाहें ओमेगा के टर्म में तो बी ए कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। यहाँ पे एरिया जो है ये सर्कुलर लूप का एरिया हो जाएगा और बी जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो। तो ये किसी टाइम इंटरवल टी पे फ्लक्स हमारा दिया हुआ है। तो अगर हमारा फ्लक्स इतना है और हमें इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जो पता करना है वो एट एनी इंस्टेंट एट एनी टाइम टी, वो हो जाएगा तुम्हारा E इक्वल टू मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी, फाई जो कि ऊपर का वैल्यू है वो। तो इसको अगर हम लोग वैल्यू रखें तो ये आता है डी बाई डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी। तो बी और ए यहाँ पे कांस्टेंट है जिसको बाहर निकाल देंगे और कॉस का हो जाएगा साइन, माइनस साइन के साथ ओमेगा भी तुम्हारा एक बाहर आ जाएगा। तो जो भी ईएमएफ है डिफ्रेंशिएट करने के बाद वो निकल के जो आ रहा है वो आएगा तुम्हारा माइनस ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। इसी चीज़ को अगर मॉड को हटा देंगे तो फिर क्या आ रहा है, ओमेगा बी ए ओमेगा लिखते हैं, बी ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। तो ये है हमारा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ किसी टाइम इंटरवल टी पे। अब अगर हम लोग ये आगे का जो टर्म है ये बी ओमेगा ए, इसको अगर ये तीनों ही कांस्टेंट है तो इसको अगर हम लोग ई नॉट मान लेते हैं तो ईएमएफ हमारा आ जा रहा है ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। और करंट की बात करें तो करंट
तो जानते ही हैं कि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, जो भी कॉइल का रेजिस्टेंस है वो, अगर इस कॉइल का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है तो स्मॉल आर। तो करंट अगर बात करें, इंड्यूस्ड करंट की बात करें, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बी ओमेगा ए बाय स्मॉल आर साइन ओमेगा टी, ये करंट हो जाएगा इंड्यूस्ड करंट। अगर यहाँ पे बी ओमेगा ए बाई आर को अगर हम लोग आई नॉट मान लेंगे तो ये आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी दे देगा। तो यहाँ पे ईएमएफ और करंट दोनों ही हमारा साइन का फंक्शन निकल रहा है टाइम के साथ। तो साइनोसोडल वेव दोनों के ही ग्राफ में आएगा और दोनों का ग्राफ कुछ दिखेगा ऐसा, जिसमें हाफ टाइम पीरियड में, हाफ रोटेशन में डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर हमें ग्राफ की बात करें तो ये अगर ई और आई का टी के साथ ग्राफ खींचना चाहें तो टी के साथ आराम से खींच सकते हैं ग्राफ। साइनोसोडल वेव बनाएंगे, साइनोसोडल वेव यहाँ पे इस तरह से बनता है। और ये भी साइनोसोडल वेव ही बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ईच टी बाई टू पे, इस टी बाई टू पे एक टाइम पीरियड का आधा हाफ टर्न पे डायरेक्शन ईएमएफ का चेंज हो रहा है, जिसके कारण करंट का डायरेक्शन भी चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट को यूज़ करके हम लोग एसी करंट जनरेट कर सकते हैं, जो कि हम लोग आगे ट्रांसफार्मर में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से वो एसी करंट का कॉन्सेप्ट हम लोग आगे के चैप्टर में देख पाएंगे। अभी जो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं वो है मोशनल ईएमएफ का। अगर हम लोग किसी कंडक्टिंग रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी से मूव कराएं तो उसमें ईएमएफ जनरेट होता है। वो कितना होगा, वो मोशनल ईएमएफ कितना होगा, वो अभी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट है वो हम लोग देखेंगे कि जो ईएमएफ है उसमें पॉजिटिव टर्मिनल किधर होगा, नेगेटिव टर्मिनल किधर होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी, प्रोवाइडेड वेलोसिटी और जो लेंथ है या फिर कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस लेंथ का, वो अगर आपस में परपेंडिकुलर हो तब कितना रिजल्ट निकलेगा, वो सारी चीज़ हम लोग कैलकुलेट करके यहाँ पे देखेंगे, डिराइव करेंगे। अगर बी, वी और एल वेक्टर क्या है वो हम लोग बाद में बात करते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली लेंथ में हम लोग लेंथ को एज ए वेक्टर ट्रीट करेंगे। तो ये तीनों अगर आपस में तीनों अगर आपस में परपेंडिकुलर हों ईच अदर, तो जो ईएमएफ का वैल्यू है, मोशनल ईएमएफ का वैल्यू, वो निकल कर आता है बी वी एल के बराबर। तो ये कैसे आ रहा है ये हम लोग डिराइव करेंगे अलग अलग मेथड यूज़ करके। पहला मेथड जहाँ पे हम लोग फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट को डिस्कस करते हुए निकालेंगे, और दूसरा मेथड में हम लोग फैराडे का लॉ यूज़ करके मोशनल ईएमएफ निकालेंगे। किसी रॉड को अगर हम लोग, कंडक्टिंग रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कराएं तो कितना ईएमएफ जनरेट होता है उसका वैल्यू निकालने के लिए। तो पहला मेथड हम लोग अभी देखने वाले हैं, मेथड 1। ठीक है, तो जो पहला मेथड है वहाँ पे हम लोग, हमारा एजम्पशन, बेसिक एजम्पशन ये है कि जो एजम्पशन है हमारा वो है मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और ये जो लेंथ है ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ठीक है, ये हमारा बेसिक एजम्पशन यहाँ से अभी शुरू हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं कैसे काम कर रहा है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, एफ एम इक्वल टू क्यू चार्ज
ये मैग्नेटिक फोर्स किसके द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है? उस चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाने वाला मैग्नेटिक फोर्स, जब v वेलोसिटी क्रॉस b मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में मोशन में रहे तो इतना मैग्नेटिक फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा। ये चीज़ हम लोगों ने देखा था लास्ट चैप्टर में, जब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट देख रहे थे तब। तो यहाँ पे मैंने रॉड को थोड़ा थिक बनाया है ताकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट को हम लोग अच्छी तरह से दिखा सकें। अगर यहाँ पे रॉड नहीं रहता, यहाँ पे मानो कि रॉड नहीं है और सिर्फ कोई एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, अगर प्लस क्यू चार्ज रहता, अगर प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रहता तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होता? मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, चारों उंगलियां जो राइट हैंड किए हुए हैं उसको अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ दिखाते हैं और वेलोसिटी अगर अंगूठे से दिखाएं तो ऊपर की तरफ तुम्हारा एफएम एक्सपीरियंस होता, राइट? ऊपर की तरफ एफएम एक्सपीरियंस होता। अगर यहाँ पे पॉजिटिव के जगह पे नेगेटिव चार्ज रहे, मानो कि नेगेटिव चार्ज रहे, तो ये डायरेक्शन जो है वो चेंज होके नीचे की तरफ कर सकते हैं हम लोग। जो भी पॉजिटिव से निकल रहा है उसको उलाट देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो चीज़ें थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक किसी चार्ज के कारण कितना आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज के कारण फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था, लेकिन नेगेटिव हो तो फोर्स नीचे की तरफ दिखेगा, ठीक है? तो अब अगर मानो कि यहाँ पे रॉड है तो रॉड के अंदर में कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन किस तरह का चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, ठीक है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो Q है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो जाएगा, ठीक है? तो अब अगर हम लोग फोर्स की बात करें, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स जो होगा वो नीचे की तरफ लगेगा। यहाँ पे ये एफएम का डायरेक्शन हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, ठीक है? और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो अगर नीचे की तरफ फोर्स लगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे जमा होने लगेगा और ऊपर में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने लगेगा, और इसी के कारण एक मोशनल ईएमएफ, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हो रहा है, जिसके कारण एक मोशनल ईएमएफ जनरेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो अब जरा देखते हैं यहाँ पे जो एफएम है उसका वैल्यू हम लोग रख देते हैं। एफएम इक्वल टू क्यू की जगह पे ई रखेंगे, वी क्रॉस बी इक्वल टू वी बी साइन, यहाँ पे बी और वी मैंने वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए 90 डिग्री लिख दिया, ठीक है? तो ये निकल के आ रहा है तुम्हारा ई वी बी के बराबर। जो फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर कहें तो वो ई वी बी के बराबर आ रहा है। फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड ई वी बी के बराबर आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल इकट्ठा हो रहे हैं, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है अंदर में, वो कुछ इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, इसको हम लोग एफ ई से, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ लगेगा। इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स, जो कि बराबर होगा एफ इजगल टू क्यू ई के बराबर। यहाँ पे क्यू जो है इलेक्ट्रॉन का है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई ई। इसको अगर हम लोग इक्वेशन 2 मानते हैं तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान सकते हैं, ठीक है? अब एक स्टेडी स्टेट आएगा कुछ समय के बाद। वो स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि ऊपर का ये जो फोर्स है और नीचे का ये जो फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन आना जाना बंद कर देगा, और वो कहलाएगा इक्विलिब्रियम या फिर स्टेडी स्टेट। उस स्टेट में दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा।
तो अब हम लोग लिख सकते हैं आफ्टर ए सर्टन टाइम इलेक्ट्रॉन विल बी इन स्टेडी स्टेट। और स्टेडी स्टेट में क्या होगा? स्टेडी स्टेट में इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों ही हमारा इक्वेशन 1 और 2 से मिल रहा है हमें। उसको अगर हम लोग लिखें तो ई इक्वल टू ई वी भी लिख सकते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चार्ज अगर हटा दें तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू जो है वी बी के बराबर आ रहा है। यहाँ पे वी क्या है? वेलोसिटी या स्पीड है, बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू हमें दे रहा है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इक्वल टू होता है क्या? लेंथ अगर है कोई डी एल डेल्टा एल लेंथ दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड डॉट डेल्टा एल लिखते हैं या फिर एल लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको अगर हम लोग लिखें इस तरह से तो ई का वैल्यू अगर यहाँ पे बैठा है तो वी बी एल के बराबर हो जाता है। या यही तो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट हो रहा है इस सारे फेनोमेनन के कारण। इसी को कहते हैं हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ इन या मोशनल ईएमएफ। ये जब कंडक्टिंग रॉड को हम लोग मोशन में ला रहे हैं जो कि बराबर आ रहा है बी वी एल के, जहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड, वी वेलोसिटी और एल जो है लेंथ है। ये कब होगा? जब ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे तब। ये मोशनल ईएमएफ का कुछ कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग इसको और एक मेथड से देखेंगे जो कि फैराडेज लॉ यूज़ करके कर रहा है कि कैसे निकालते हैं मोशनल ईएमएफ। और फिर हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोग कंफर्टेबल हो जाएं। और फिर हम लोग इसका जेनरिक केस जब ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगे तब उसका वैल्यू कितना होगा वो हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग एक और मेथड यूज़ करके मोशनल ईएमएफ निकालेंगे। जब भी हम लोग मोशनल ईएमएफ निकाल रहे हैं तो एक चीज़ गौर करना है कि कंडीशन यहाँ पे इतना ही है कि जो वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड और जो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने डिस्प्लेसमेंट लेंथ एल जो है वो डिस्प्लेसमेंट लेंथ के हिसाब से अगर हम काम लें तो वो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो रहा है। उस केस में ये दोनों मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं मोशनल ईएमएफ निकालने के लिए। फिर हम लोग जेनरिक मेथड में भी जाएंगे जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वी बी और एल आपस में परपेंडिकुलर हो। उस केस में आपस में कुछ अलग एंगल भी बना सकते हैं। तब क्या होगा वो हम लोग जेनरिक केस में देखेंगे। अभी के लिए हम लोग इतना मान के चलते हैं, हमारा एजम्पशन ये है कि वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और जो लेंथ है वो आपस में परपेंडिकुलर है। इन दैट केस हमारा जो ईएमएफ निकला था वो बी वी एल के बराबर निकला था जो हम लोगों ने पहला मेथड देखा था। अभी हम लोग फैराडे लॉ यूज़ करके, फैराडेज का लॉ यूज़ करके देखते हैं कि कितना निकलता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट इन टाइम डी टी, एक छोटा टाइम इंटरवल डी टी में जो ये लेंथ का रॉड है, स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड है, वो कितना क्या मूव्स स्मॉल डिस्टेंस dx, छोटा सा dx ये मूव किया। इन दैट केस ये जब यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो ये वाला जो अंदर का एरिया है वो कवर कर रहा है, यानी चेंज इन एरिया आ रहा है। तो वो एलिमेंटल चेंज जो कवर कर रहा है वो कितना हो जाएगा? डी ए के बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं डी ए है तो वो कितना हो जा रहा है? एल इसका लेंथ डी एक्स एल डी एक्स के बराबर, ठीक है। तो इस केस में अगर हम लोग फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स तो बी डॉट ए ही होता है।
तो ये हो जाएगा तुम्हारा बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे एरिया जो कवर किया वो, और जो मैग्नेटिक फील्ड, अगर एरिया हम लोग मान लेते हैं अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कॉस 0 डिग्री। तो ये बी ए के बराबर निकल रहा है ये फ्लक्स। तो फ्लक्स बी ए हो रहा है, यहाँ पे ए जो है वो डी ए के बराबर है। जो एरिया हम लोग एलिमेंटल एरिया माने हैं डी एक्स, जब लेंथ कवर कर रहा है तो वो ए डी ए के बराबर है। यानी यहाँ पे फ्लक्स जो है वो निकल के आएगा बी डी ए के बराबर। यानी अगर हम लोग फैराडे का लॉ यूज करके ईएमएफ निकालना चाहें, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकालना चाहें, जो कि बराबर होगा डी फाई बाई डी टी के। अगर इक्वेशन 1 से फाई फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पे रख दें और डी ए का वैल्यू फिर ऊपर से एल डी एक्स रख दें, तो हमारा जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो कुछ इस तरह का नजर आएगा। डी ए का वैल्यू एल डी एक्स रख दें, तो ईएमएफ यहाँ पे गौर से देखो, बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। एल जो है लेंथ ऑफ द रॉड, वो भी कांस्टेंट है। दोनों बाहर निकल जाएगा तो अंदर में बचेगा डी एक्स बाय डी टी, डी एक्स बाय डी टी बचेगा। तो यहाँ पे सारा वैल्यू अगर रख दें, यहाँ पे डी ए लिखते हैं, सबको रख दोगे तो तुम्हारा अंदर में बी और एल बाहर निकल आ जाएगा, अंदर में बचेगा डी एक्स बाय डी टी, जो कि फिर वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। यानी ई अब भी निकल रहा है कितना, बी एल वी या फिर बी वी एल, जो घूम फिर के हमारा ईएमएफ निकल रहा है बी वी एल के बराबर निकल रहा है। कब, जब ये तीनों क्वांटिटी, तीनों एंटिटी आपस में परपेंडिकुलर हो तब। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जब भी बी वी और एल आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो निकल के आता है वो बी वी एल के बराबर होता है, जहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड है, वी वेलोसिटी है और एल डिस्प्लेसमेंट लेंथ है। तो इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ द रॉड और वेलोसिटी ऑफ दैट रॉड दिया हुआ है। तो वेलोसिटी मानो कि इस तरफ है, ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, और ये लेंथ जो है ये 2 मीटर का है। तो हम लोग से पूछ रहा है कि इस रेजिस्टेंस से कितना करंट पास होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये रॉड मूव करेगा तो मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा, और उस मोशनल ईएमएफ के कारण ये सर्किट पूरा कंप्लीट कर रहा है, तो रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पास करेगा। तो हम लोगों को वही पता करना है। तो देखते हैं यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट कंडीशन दिया हुआ है कि जो तुम्हारा बी वी एंड एल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो इस केस में जो मोशनल ईएमएफ होगा वो ई इजकल टू बी वी एल के बराबर जनरेट होगा। तो बी यहाँ पे है 5 इंटू 10⁻⁻1 टेस्ला, वेलोसिटी है तुम्हारा 5 मीटर पर सेकंड, और लेंथ जो है वो 2 मीटर का दिया हुआ है। तो इस केस में जो मोशनल ईएमएफ है वो 5 वोल्ट का जनरेट हो रहा है। तो 5 वोल्ट का मोशनल ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो करंट कितना का जनरेट होगा, तो करंट इज इक्वल टू जो भी मोशनल ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। तो ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 ओम, दैट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर का करंट इस रेजिस्टेंस से पास होगा। तो ये हमारा एक प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे जो देखेंगे वो देखेंगे कि जनरल केस या जेनरिक केस जिसको बोलेंगे, जब हमारा बी वी एल आपस में परपेंडिकुलर नहीं हो, कोई एंगल में इंक्लाइंड हो एक दूसरे के, तब उसमें क्या निकलता है मोशनल ईएमएफ। तो जेनरिक केस जो है
उसमें बी, वी और एल, ये हमारा बी मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी ऊपर की तरफ कहीं अंदर से अल्फा डिग्री बना रहा है एल के साथ, और एल जो है वो मान लो कि थीटा एंगल बना रहा है बी मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ एंगल में इंक्लाइंड है। अब ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, उस केस में मोशनल ईएमएफ कितना निकलेगा वो हमें पता करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, व्हेन बी वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट लेंथ आर एट सम एंगल विथ ईच अदर, कुछ कुछ एंगल बना रहा है अदर देन विच ईच अदर दैट इज नॉट इक्वल टू परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 डिग्री नहीं है, बाकी कुछ ना कुछ बना रहा है। तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ के बारे में देखा था कि इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो एक तरफ लगेगा, और उसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है इस छड़ में एक तरफ जमा होते रहेगा, तो एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल जनरेट होगा, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल जनरेट होगा, जिसके कारण एक अंदरूनी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जिसके कारण उस फिर इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लगेगा। तो इस सारे फेनोमेनन में कभी ना कभी एक स्टेडी स्टेट इलेक्ट्रॉन अचीव कर लेगा। उस स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं, आफ्टर सम टाइम स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, और स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं। तो ये हो गया। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं क्यू ई के बराबर। यहाँ पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए यहाँ पे इसको लिख रहे हैं ई वेक्टर फॉर्म में। और जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको लिखा जा सकता है, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको लिखा जा सकता है क्यू वी क्रॉस बी के बराबर। और फिर से यहाँ पे क्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम कर रहा है, इसलिए ई है। तो ये हमारा आ रहा है ई वी क्रॉस बी। तो ई आपस में कट गया, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो निकल के आ रहा है माइनस वी क्रॉस बी के बराबर। इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 मान ले तो हम लोग जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस एक छोटे लेंथ डीएल में जनरेट होता है वो होता है एज वी नो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी एल। तो ये अगर इक्वेशन 2 है, ऊपर से अगर हम लोग यहाँ पे ई का वैल्यू डाल दें, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डाल दें, तो हमारा जो छोटा सा मोशनल ईएमएफ जो जनरेट होगा वो हो जाएगा वी क्रॉस बी डीएल के बराबर। और ये जो छोटा सा मोशनल ईएमएफ को अगर हम लोग इंटीग्रेट करें तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना निकलेगा वो वही होगा मोशनल ईएमएफ। तो वो उसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट अगर करें तो ये dv को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे dv जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये dv जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वो अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा इंटीग्रेशन v क्रॉस b dl आ जा रहा है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद जो वैल्यू निकल के आता है वो होता है, यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ, E इक्वल टू v क्रॉस b डॉट एल। तो ये जो एक्सप्रेशन निकल के आया ये है मोशनल ईएमएफ जेनरिक केस में। यहाँ पे कोई भी एंगल में रहे तो हमारा काम बन जाएगा।
तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको अलग अलग केसेस में चेक करेंगे कि ये ठीक ठाक काम कर रहा है या नहीं, फॉर्मूला सही है या नहीं, ठीक है। और देखेंगे कि जो डायरेक्शन मोशनल ईएमएफ में कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा, कौन सा टर्मिनल किधर पॉजिटिव होगा किधर नेगेटिव होगा, उसको हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये हमारा जेनरिक केस है। तो हम लोग चेक करने के लिए अगर केस लें कि जब V, B एंड L आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल, तब क्या होगा? तो E इक्वल टू हो जाएगा V क्रॉस B यानी VB साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री डॉट L, ये L हो गया। तो ये वेक्टर है, ये L है, तो L निकल के आया। फिर अगर हम लोग देखें यहाँ पे, ये VB साइन थीटा का हो जाएगा VB, और ये L जो है VB का जो डायरेक्शन है उसके साथ अलाइंड हो जाएगा। L, अब सवाल ये उठता है, ये जो VB निकला ये खुद का एक वेक्टर क्वांटिटी है, अब इसका डायरेक्शन किधर है? ये जो डायरेक्शन है ये किधर है? VB का डायरेक्शन किधर है? उसको अगर हम लोग चेक करें तो देख सकते हैं कि जो V क्रॉस B निकल के आ रहा है उसका और L का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री निकलेगा। तो ये जो है आपस में जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो VBL कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, यानी ये VBL निकल के आएगा। अब ये कहने की बात है, इसको देखना भी ज़रूरी है कि कैसे V क्रॉस B जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो ज़रा देखते हैं इसको। हाँ, तो देखो एग्जाम्पल के लिए ये अगर एक लेंथ है, यहाँ पे अगर इस केस को देखें तो ज़रा देखो V और B आपस में कितने, V तुम्हारा इधर राइट हैंड साइड में वेलोसिटी और B जो है स्क्रीन के अंदर, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। V क्रॉस B करोगे तो स्क्रीन के अंदर ऐसा करके कर्ल करेगा तो ऊपर की तरफ तुम्हारा निकलेगा क्या? V क्रॉस B का डायरेक्शन। तो V क्रॉस B का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, L का डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो इसी कारण तुम्हारा जो E निकल के आएगा जेनरिक केस से वो भी VBL या BVL के बराबर ही आएगा। इसको BVL लिखते आ रहे हैं तो BVL के बराबर ही आएगा, जो कि सेटिस्फाई भी कर रहा है प्रीवियस डेरिवेशन से। तो यही रीज़न है कि ये जेनरिक केस सब के लिए हम लोगों का काम कर लेता है। अब एक और केस हम लोग यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं, ऐसा केस जब आइदर B और V या V और B या फिर L और V आपस में परपेंडिकुलर हो। उस केस में क्या होगा हम लोग देखते हैं। इन तीनों केसेस में इनमें से कोई भी दो क्वांटिटी आपस में पैरेलल हो तब क्या होगा? जरा देखो यहाँ पे जब V और B आपस में पैरेलल है तो E इक्वल टू क्या है? हमारा जो जेनरिक एक्सप्रेशन है वो आता है V क्रॉस B डॉट L। तो V क्रॉस B हो जाएगा तुम्हारा, अगर V और B के बीच में आपस में एंगल 0 है तो फिर वो तुम्हारा साइन 0 के बराबर आएगा, तो EMF नहीं जनरेट होगा। उसी तरह से अगर हम लोग V और L आपस में, अभी देखो V और B तो ठीक है, तो इसको हम लोग अगर करें, इस चीज़ को अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो कितना निकल के आता है? V और L आपस में जब पैरेलल हो तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो V क्रॉस B डॉट L, तो V क्रॉस B यहाँ पे आपस में 90 है V और B के बीच में, तो ये VB के बराबर निकल के आ जाएगा। और VB जो है जब वो L के साथ कितना एंगल बना रहा है वो देखना है। तो यहाँ पे जरा देखो V और B
एल के साथ यहाँ पे अगर वी क्रॉस बी करें तो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन जो है, वी क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। वी क्रॉस बी का डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रहा है, तो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन अगर अंदर की तरफ आए तो एल के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। एल के साथ अगर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो वी बी एल ये हो जाएगा वी बी एल कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये भी फाइनली 0 ही आ रहा है, यानी यहाँ पे भी ईएमएफ नहीं होगा, मोशनल ईएमएफ 0 के बराबर आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग फिर से यहाँ पे देखें, इस केस में जब एल और बी आपस में पैरेलल हो तब क्या होता है, तो ये तीनों ही केस जानना ज़रूरी है। तो फिर से देखते हैं, तो यहाँ पे भी देखो गौर से, v क्रॉस बी का डायरेक्शन पहले देखना पड़ेगा, E इज इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट एल। तो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन यहाँ पे भी अंदर की तरफ आएगा, ये हो जाएगा v क्रॉस बी का डायरेक्शन, और l के साथ वो अभी भी 90 डिग्री पे है, तो ये फिर वी बी डॉट एल कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, और ये फिर से 0 आ जाएगा। ईएमएफ यहाँ पे भी 0 ही आ रहा है, यानी इन एनी केस अगर कोई दो भी एक दूसरे का पैरेलल रहा तो कोई ईएमएफ वहाँ पे मोशनल ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, और अगर तीनों आपस में परपेंडिकुलर हुआ तो ईएमएफ बीवीएल के बराबर जनरेट होगा। तो यहाँ पे कंक्लूड करने के लिए यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं कि इफ any of two B, V and L are parallel to each other, then EMF मोशनल EMF is equal to 0। ये एक कंडीशन है, और दूसरा कंडीशन है इफ बी वी एंड एल जो कि डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन E इज इक्वल टू बी वी एल के बराबर निकल के आता है। तो ये दो चीज़ याद रखना है, और इससे हम लोग सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, और उसका फिर आज का क्लास ख़त्म करेंगे, और फिर आगे डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, इस रिवीजन के नेक्स्ट पार्ट में। जैसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमें ईएमएफ का वैल्यू बताओ, ईएमएफ कितना है, और जो सेल होगा इमेजिनरी सेल, ईएमएफ जो मोशनल ईएमएफ होगा वो एक तरह का सेल है, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस वाला, तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल किधर होगा, उसका नेगेटिव टर्मिनल किधर होगा, जरा देखते हैं। तो जरा एक चीज़ सोचो, ठीक है, यहाँ पे अगर सिर्फ एक चार्ज रहता, ठीक है, सिर्फ एक चार्ज रहता, इसको ऊपर की तरफ वेलोसिटी देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो पॉजिटिव चार्ज रहता, ठीक है, तो अंदर की तरफ है, तो उस केस में तुम्हारा जो मैग्नेटिक फोर्स होता वो इस डायरेक्शन में लगता, राइट हैंड रूल यूज़ करके, पाम रूल यूज़ करके तुम इसको निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है क्या, रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इसलिए इसका फोर्स तो इधर हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स इधर हुआ तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, इधर पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, और इधर तुम्हारा नेगेटिव टर्मिनल बनेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हुए उस तरफ जाएगा, ठीक है। ये कब तक होगा,
जैसे जैसे इधर जाता रहेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्रिएट हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने के कारण इसके उल्टी दिशा में यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगना शुरू हो जाता है। तो जब तक ये इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स आपस में स्टेडी स्टेट को अचीव नहीं कर लेते, बराबर नहीं हो जाते, तब तक इलेक्ट्रॉन एक छोर से दूसरे छोर में जाता रहेगा, और इस कंटिन्यूस जर्नी में एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव चार्ज बनता रहेगा। ये तुम्हारे अंदर का लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा और इधर से नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो इसका जो सेल होगा, इमेजिनरी सेल, वो कुछ इस तरह का दिखेगा। राइट, और इसमें ये देखो आपस में बी, वी और एल आपस में परपेंडिकुलर है, तो ई इजगल टू बी वी एल के बराबर निकलेगा। तो ईएमएफ इतना निकला और इमेजिनरी सेल का डायरेक्शन इधर। अब एक शॉर्टकट ट्रिक ये है कि V क्रॉस B का डायरेक्शन निकालो, ठीक है। V क्रॉस B का डायरेक्शन एक बार पता चल जाए तो हमारा काम बिना इतना सोचे हो सकता है। तो जरा देखो, V ऊपर B अंदर की तरफ, तो V क्रॉस B करोगे तो तुम्हारा इस डायरेक्शन में ये जो डायरेक्शन नज़र आ रहा है ये दिखा रहा है V क्रॉस B, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन V क्रॉस B दिखा रहा है, जिस तरफ दिखाएगा ये इधर का पॉजिटिव टर्मिनल होगा, उस उल्टा तरफ का नेगेटिव टर्मिनल होगा। ये शॉर्टकट है। तो इस तरह से तुम इमेजिनरी सेल ड्रॉ कर सकते हो। ईएमएफ तो निकालना सीख गए, जेनरिक केस से कोई भी ईएमएफ निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे, आगे का चीज़ रिवाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही।